कहानी की शुरुआत डीमन वर्ल्ड से होती है, जहाँ पर कि इंसानियत के 4 महान जादूगर डीमन किंग से लड़ाई कर रहे थे ताकि वो लोगों से खत्म कर पाए। हम लोग देखते हैं कि वो 4 महान जादूगर एक एक करके डीमन लॉर्ड पर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी डीमन लॉर्ड को कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि उन चारों जादूगर के पास काफी डिफरेंट टाइप का मैजिक भी था और अब आखिर में जाकर अब डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा थक चुका था। आखिर में जाकर वो सभी लोग एक कंबाइंड अटैक का यूज करते हैं और लास्ट में जाकर उस डीमन लॉर्ड को खत्म कर देते हैं। और यहाँ तक कि उन लोगों को खुद भी विश्वास नहीं होता कि आखिर में जाकर उन लोगों ने फाइनली उस डीमन लॉर्ड को खत्म कर दिया है। और जैसे ही वो लोग डीमन लॉर्ड को हराते हैं, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा खुश थी। जीतने की खुशी में एक ग्रैंड सेरेमनी होती है जहाँ पर किंग उन लोगों को डिफरेंट चीजें भी देता है और सभी के सभी लोग उनसे काफी ज्यादा खुश भी हो चुके थे। लेकिन तभी किंग अनाउंस करता है, मैं इन 4 महान जादूगरों को एम्परर का टाइटल देना चाहता हूँ। और उन्हीं में से एक जादूगर जिसका नाम की एफ्टल था, वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि एम्परर का टाइटल काफी ज्यादा खतरनाक बात होती है। यहाँ तक कि पास्ट में सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली वालों को ही इस टाइटल को दिया जाता है। तभी किंग एफ्टल के पास आता है और वो इसे बोलना शुरू करता है, भले ही ये जादूगर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो, पर अगर ये नहीं होते तो हम लोग कभी भी डीमन लॉर्ड को खत्म नहीं कर पाते। इसलिए मैं इस जादूगर को लाइटनिंग एम्परर का टाइटल देना चाहता हूँ। जिस चीज को देख कर एफ्टल तो काफी ज्यादा खुश हो चुका था, यहाँ तक कि उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसके पास भी अब एम्परर का टाइटल आ चुका है, क्योंकि एफ्टल काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग मैन था। वो अपनी जिंदगी के तकरीबन 40 साल स्टडी में बिता लिए, यहाँ तक कि उसे मैजिक करना भी अच्छे तरीके से नहीं आता था। लेकिन आज वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब फाइनली उसका हार्ड वर्क ने पे कर दिया है और ऐसे करके अब एफ्टल वहाँ से निकल जाता है। और कुछ सालों के बीतने के बाद फाइनली एफ्टल काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन तभी उसके पीछे से एक अजीब सी बच्ची आती है जिसका नाम की मर्लिन होता है। वो एफ्टल को बोलती है, ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। बाद में जाकर हम लोगों को पता चलता है कि जो एफ्टल है वो अब छोटे छोटे बच्चों का सेंसे बन चुका है, यानी कि वो उन लोगों को मैजिक करना सिखाता है। उसके पास काफी स्टूडेंट्स भी है और मर्लिन भी उन्हीं में से एक है। और तभी एफ्टल बच्चों को मैजिक सर्कल अपीयर करना सिखा रहा था, लेकिन तभी गलती से एक बच्चे का मैजिकल सर्कल वहाँ पर डिसअपीयर हो चुका था। बाद में जाकर एफ्टल उन लोगों को समझाना शुरू करता है, अगर तुम लोगों को मैजिक सीखना है तो सबसे पहले तुम लोगों को स्पेल चैंटिंग करना सीखना होगा। और यहाँ तक कि कुछ महान जादूगर तो बिना स्पेल चैंट करते ही मैजिकल सर्कल को अपीयर कर देते हैं। और यहाँ तक कि वो बच्चे भी अब उसकी इस बात को समझ चुके थे। उन लोगों का भी एक ही मकसद था कि उन लोगों कैसे भी की एफ्टल के ही जैसा महान जादूगर बनना था। और आखिर में जाकर उन लोगों की आज की क्लास अब फाइनली खत्म हो चुकी थी। और तभी मर्लिन एफ्टल को बोलती है, एफ्टल आप काफी ज्यादा थक चुके होंगे, प्लीज आप रेस्ट कीजिए। लेकिन एफ्टल उसे साफ साफ बोल देता है, अभी मैं उतना भी बूढ़ा नहीं हुआ और अभी मैं रेस्ट बिल्कुल भी करूंगा नहीं। और मर्लिन जादू सीखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, यहाँ तक कि वो एफ्टल को बोलना शुरू करती है, एफ्टल प्लीज हमें लेवल 6 का मैजिक सिखाइए, क्योंकि लेवल 4 का मैजिक मैंने पहले ही सीख लिया है। नहीं, क्योंकि अभी तुम लोग उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। और जैसे ही एफ्टल मर्लिन को देखता है तो उसे उसकी पास्ट की मेमोरी याद आनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब एफ्टल और बाकी लोगों ने डीमन लॉर्ड्स पर अटैक कर दिया था तो ना चाहते हुए भी उन लोगों को बहुत से मासूम लोगों को मारना पड़ा। और एफ्टल को मर्लिन एक बैटलफील्ड में रोती हुई मिली थी और उन लोगों ने ही मर्लिन की मदर को भी खत्म कर लिया था। और एफ्टल को इसी बात का डर था कि जब मर्लिन को इस सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कि वो उसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाए। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर कि अभी भी मर्लिन एफ्टल को बोलना शुरू करती है, एफ्टल प्लीज हम लोगों को हायर अप मैजिक सिखाइए। लेकिन एफ्टल ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और इसी के साथ उनकी आज की क्लास भी अब वहाँ पर खत्म हो चुकी थी। लेकिन मर्लिन बिल्कुल भी हार नहीं मानती, इसीलिए वो अकेले ही जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू करती है। वो जंगल के डीप जाना शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक से उसका सामना वहाँ पर एक बीस्ट वुल्फ से हो जाता है। और वो बीस्ट वुल्फ सच में ही काफी ज्यादा खतरनाक था। और अब मर्लिन अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान से आगे बढ़ना शुरू करती है, यहाँ तक कि उसके पास तो उतनी पावर भी नहीं थी। वो सबसे पहले उस बीस्ट वुल्फ पर लेवल 6 के मैजिक का यूज करती है, लेकिन उससे बीस्ट वुल्फ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अब मर्लिन को समझ आता कि आखिरकार उसे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर करना क्या होगा। वो बहुत सोचती है, आखिर में जाकर अब वो अपने मन में बोलती है, लगता है अब मुझे उसका यूज करना ही होगा। जैसे ही बीस्ट
बीस्ट वुल्फ अब उसके सामने आता है। मर्लिन उसके ऊपर लेवल 6 की लाइटनिंग स्पेल को यूज कर देती है। उसे लगता है कि अब वो बीस्ट वुल्फ अब फाइनली वहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन वो बीस्ट वुल्फ तो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। सबसे पहले वो मर्लिन को एक जोरदार घुसा मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाती है। और अब मर्लिन को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार उसे वहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन सही समय पर अब वहाँ पर फाइनली एफ्टल उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर आ चुका था। वो मर्लिन को बोलना शुरू करता है, मर्लिन मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि तुम्हें कभी भी अकेले फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए। तुम पावर गेन करने के लिए कुछ ज्यादा ही इम्पेशेंट हो रही हो, और अगर तुम्हें एक महान जादूगर बनना है तो सबसे पहले उसके लिए तुम्हें पेशेंस सीखना होगा। हम देखते हैं कि एफ्टल मर्लिन के साथ बातें कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से वापस से वो बीस्ट वुल्फ उसके पीछे आ चुका था। मर्लिन उसे बताने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी कुछ भी बोल नहीं पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एफ्टल बिना कुछ बोले लेवल 10 के स्पेल को वहां पर समन कर देता है और एक ही झटके में फाइनली उस बीस्ट वुल्फ को खत्म कर देता है। और रात के समय तो मर्लिन एफ्टल की तारीफ कर रही थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इतना पावरफुल भी हो सकता है। मर्लिन अब वापस से सोने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एफ्टल होता है वो जोर जोर से खांसना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि उसके मुंह से तो खून भी आ रहा था। दरअसल एफ्टल काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और यहाँ तक कि उसे तो एक इनक्योरेबल डिजीज भी है जो कि धीरे धीरे उसके अंदर की सेल्स को मार रहा है और थोड़े दिनों में ही वो खत्म भी हो सकता है। इसलिए मर्लिन कैसे भी करके पावरफुल बनना चाहती है। और अगली सुबह जब एफ्टल सोकर उठता है तो अचानक से दौड़ते दौड़ते उसके पास उसका एक स्टूडेंट अब वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलता है फ्लैम एम्परर की रिसर्च पूरी रही। और दरअसल फ्लैम एम्परर बहुत समय से एक रिसर्च पर काम कर रहा है और आज जाकर वो फाइनली पूरी हो चुकी है। बाद में जाकर हम देखते हैं कि अब एफ्टल भी उसके रिसर्च पेपर को पढ़ना शुरू कर देता है और जैसे ही वो देखता है उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। वो बोलता है फ्लैम एम्परर तुम तो एक जीनियस हो। दरअसल फ्लैम एम्परर बहुत समय से मैजिकल एप्टीट्यूड और मैजिकल टैलेंट पर काम कर रहा था। सबसे पहले एफ्टल फ्लैम एम्परर की हर एक प्रोसेस और हर एक प्रोसीजर को वहाँ पर शुरू कर देता है और वो कुछ डिफरेंट चीज में मर्लिन के बालों को वहाँ पर डाल देता है, जिससे कि उन लोगों को पता चलता है कि जो मर्लिन है उसके पास एस रैंक की विंड और वाटर मैजिक है, उसके पास बी रैंक का फायर मैजिक है और यहाँ तक कि सी रैंक का अर्थ मैजिक भी है। दरअसल फ्लैम एम्परर की रिसर्च इस बारे में थी कि वो किसी की भी मैजिकल टैलेंट और मैजिकल एप्टीट्यूड को बचपन से ही जान सकते थे। इस दुनिया में जब भी कोई पैदा होता है तो किसी का कोई स्पेसिफिक टैलेंट नहीं होता, लेकिन अब जब फ्लैम एम्परर की रिसर्च हो चुकी है तो इसकी वजह से वो लोग बच्चों के मैजिकल टैलेंट को भी मेजर कर सकते हैं, जिससे कि एफ्टल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और तभी एफ्टल अपने मन में बोलता है मैं भी एक बार इसे ट्राई करूंगा, लेकिन उस स्टूडेंट को लगता है कि ये सब कुछ एकदम बेतुके की बात है, क्योंकि एफ्टल तो पहले से ही एक महान जादूगर है तो सभी को पहले से पता था कि उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक की स्पेल हो सकती है। लेकिन एफ्टल इस बात से और इस चीज को जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक बात थी, भले ही वो सबसे पावरफुल मेज नहीं था लेकिन वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता था। इसीलिए हमेशा से उसे इस बात को जानना है कि क्या उसके पास मैजिक को लेके कोई टैलेंट भी था या फिर नहीं। इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ्टल उन टेस्ट ट्यूब्स में अपने बालों को वहां पर डाल देता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि कोई भी कलर नहीं आता, यानी कि रिजल्ट कलरलेस रहता है। और फ्लेम एम्परर की रिसर्च के अनुसार अगर कलर कलरलेस होगा तो उस आदमी के पास कोई भी मैजिक टैलेंट नहीं है। और इस बात से तो एफ्टल काफी ज्यादा सदमे में आ चुका था, वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड और काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका था। तो इसीलिए मैं काफी ज्यादा वीक था और मुझे मैजिक सीखने में काफी वक्त लग जाता था। यहाँ तक कि अब एफ्टल को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। वो जोर जोर से खांसना शुरू करता है, जिससे कि उसकी तबीयत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि अब एफ्टल बेचारा अपने बेड पर बस लेटा हुआ था। उसे कुछ भी समझ आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का सपना उसने बचपन से देखा था दरअसल उसमें उस चीज को पाने के लिए कोई टैलेंट था ही नहीं। और इसी बात को सोच सोच कर अब वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था। यहाँ तक कि मर्लिन भी उसे जगाने की बहुत कोशिश
करती है, लेकिन हम देखते हैं कि एप्रिल तो अभी भी बस अपने बेड पर लेटा हुआ था और जैसे ही वो लेटता है अचानक से हम देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी थी। और तभी अचानक से उसकी एक अजीब सी एबिलिटी जिसका नाम की सेकंड रीइंकार्नेशन था वो एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही मर्लिन अपनी आंखें खोलता है उसके सामने एक डिवाइन गॉडेस थी। मैं तुम्हें एक नए वर्ल्ड में समन करने वाली हूँ और तुम अपनी कोई भी मन पसंदीदा स्किल्स को चुन सकते हो। लेकिन एप्रिल इस चीज से साफ साफ इनकार कर देता है। वो गॉडेस को बोलता है मुझे कोई भी स्किल्स नहीं चाहिए, बस मुझे महान बनने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और इस आंसर से तो गॉडेस भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। अचानक से एप्रिल की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक छोटे से बच्चे की बॉडी के रूप में पाता है और जैसी वो आंखें खोलता है वो देखता है कि वो तो एक न्यू वर्ल्ड में समन हो चुका है और अभी उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 4 साल की है। इतने में हम देखते हैं कि एप्रिल की मदर पीछे से वहाँ पर आती है और उसे जोर का एक हक दे देती है। अब एप्रिल एक छोटा बच्चा बन चुका था और यहाँ तक कि ये उसकी तीसरी जिंदगी थी। वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो चाहे जो भी हो जाए इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी गवाएगा नहीं। वो एक खुले मैदान में जाता है जहाँ पर कि उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके पास तो इस वर्ल्ड में भी कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं, जिस चीज को देख कर कि वो एक बार वापस से काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था। उसे लगता है कि वो अपनी इस वाली जिंदगी में भी सिर्फ और सिर्फ एक एवरेज सा मैजिशियन बनकर रह जाएगा और यहाँ तक कि इस जिंदगी में वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। और तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन वहाँ पर हवा में उड़ रहा है और रॉयल नाइट्स उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन बेचारा एप्रिल कुछ भी कर नहीं पाता। उसे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है और वो कोई भी मैजिक का यूज कर ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एप्रिल अपनी उंगलियों को थोड़ा बहुत हिलाता है और वहाँ पर एक बार वापस से लेवल 10 की स्पेल समन हो चुकी थी, जिससे कि उस ड्रैगन के चीथड़े उड़ चुके थे। उसे पता चलता है कि भले ही वो इस वर्ल्ड में रिबॉर्न हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पास अपनी प्रीवियस लाइफ की पीक वाली पावर्स है। एप्रिल की रीइंकार्नेशन को अब 3 साल पूरे हो चुके थे, यहाँ तक कि उसे डिफरेंट चीजें भी बदल चुकी थी। बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि जो ये वर्ल्ड है ये तो वही सैम वर्ल्ड है जिसमें कि वो पहले रहा करता था, लेकिन बस ये एरा 400 साल बाद का है। एप्रिल अब थोड़ा बहुत बड़ा भी हो चुका था, यहाँ तक कि वो पूरे के पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ बुक्स की पढ़ाई किया करता था ताकि उसे मैजिक और मॉन्स्टर के बारे में और भी नई जानकारी मिल सके। और अगले दिन जैसे ही वो लोग उठते हैं अचानक से उन लोगों से मिलने के लिए वहाँ पर फ्रेजर नाम का एक बंदा वहाँ पर आ चुका था। बाद में जाकर हम लोगों को पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि एप्रिल का स्टेप ब्रो है और वो बिहेवियर वाइज काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि वो तो एप्रिल की फैमिली की काफी ज्यादा परवाह भी करता है, इसीलिए वो लोगों को पैसे देने के लिए रोज यहाँ पर आ जाया करता था। एप्रिल, मुझे लगता है कि तुम्हें बुक्स रीडिंग का काफी ज्यादा शौक है। हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर ऐसी बात है तो मैं अगली बार तुम्हारे लिए काफी सारी बुक्स लेकर आ जाऊंगा। आगे हम देखते हैं कि अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और आज तक एप्रिल कभी भी अपने फादर से मिला ही नहीं। बाद में जाकर फ्रेजर उसे बताना शुरू करता है कि जो एप्रिल का फादर है वो दरअसल हमेशा ही काफी ज्यादा बिजी रहता है क्योंकि उसका नाम मैजिक में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एप्रिल का फादर दरअसल ड्यूक ऑर्का है, यहाँ तक कि उसकी तो काफी ज्यादा बीवियां भी है। साथ साथ में ड्यूक ऑर्का के पास काफी खतरनाक सी पावर भी है, लेकिन जो एप्रिल की मदर है उसके पास कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं। इससे ड्यूक ऑर्का को यही लग रहा था कि उसके बेटे के पास भी कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड होगा ही नहीं, इसलिए ड्यूक ऑर्का ने एप्रिल और उसकी मदर को सबसे दूर रहने के लिए भेज दिया। और फ्रेजर भी ड्यूक ऑर्का का बड़ा वाला बेटा है, लेकिन इसके पास काफी ज्यादा मैजिकल टैलेंट है, यहाँ तक कि इसके पास तो स्वॉर्ड्समैनशिप का भी टैलेंट है। लेकिन जो हमारा एप्रिल है उसके पास बेचारे के पास कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं और इस वर्ल्ड में मैजिक होना काफी नेसेसरी होता है। और यहाँ तक कि एप्रिल को भी फ्रेजर काफी ज्यादा पसंद था। आगे अब वो लोग साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी बातें करते करते फ्रेजर एप्रिल से पूछता है, एप्रिल, मैंने देखा है कि तुम काफी ज्यादा बुक्स पढ़ते हो, आखिरकार तुम्हारा ड्रीम क्या है? और इस बात को सुनकर तो एप्रिल काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो उसे बोलता है, सबसे पहले मैं जैसे ही 15 साल का हो जाऊंगा मैं वैसे ही मैजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लूंगा जो कि कैपिटल में है। लेकिन एप्रिल की मदर पीछे से आती है और वो उसके मुंह को बंद कर लेती है। आगे वो फ्रेजर को बोलना शुरू करती है, मेरा बेटा
काफी नादान है, तुम्हें तो पता ही है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है, इसके पास भी कोई मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे स्वॉर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग दूंगी और मिलिट्री स्कूल भेज दूंगी। लेकिन एफ्टल को तो ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आती। इतने में हम देखते हैं कि फ्रेजर भी उन लोगों के सामने फ्लेक्स करना शुरू कर देता है और वो लोगों को बोलता है, वैसे मैंने पहले मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर दिया है और यहाँ तक कि मैंने उसमें फर्स्ट रैंक को भी हासिल किया था। एफ्टल, अगर तुम्हें मिलिट्री स्कूल को ही ज्वाइन करना है तो क्यों ना मैं तुम्हें आज से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दूं। और इस बात को सुनकर तो एफ्टल की मॉम काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी और यहाँ तक कि वो भी अब इस बात को लेकर तैयार हो चुकी थी। आगे फ्रेजर एफ्टल को लेकर जंगलों में आ चुका था और जहाँ पर कि वो उसकी ट्रेनिंग करवाना शुरू करवा देता है, लेकिन एफ्टल को ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी रास नहीं आती। बाद में जाकर एफ्टल को एहसास होना शुरू हो चुका था कि उसके पास कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं और बचपन से ही फ्रेजर उसे स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में और स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में काफी कुछ ज्ञान दे रहा है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि फ्रेजर हमेशा ही एफ्टल का भला चाहता था, लेकिन एफ्टल तो अभी भी स्वॉर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल भी मानता ही नहीं। यहाँ तक कि वो फ्रेजर के सामने जिद करना शुरू कर देता है और वो उसे बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पास थोड़ा बहुत माना है, मेरे पास कोई मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत ताकतवर मेज बनूंगा। और फ्रेजर को तो लग रहा था कि जो कुछ भी ये बच्चा बोल रहा है ये नादानी में बोल रहा है, क्योंकि इसके पास कोई मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं और ना ही तो इसके पास कोई मैजिक टैलेंट है, इसलिए एफ्टल कभी भी एक सेज बन ही नहीं सकता और यहाँ तक कि वो तो कभी भी मैजिक यूज कर ही नहीं सकता। इसलिए वो उसे बोलता है, देखो एफ्टल, तुम कभी भी मैजिक का यूज कर ही नहीं सकते, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं मैजिशियन ही बनूंगा। चलो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने एक स्पेल को यूज करूंगा और अगर तुमने मेरी वाली स्पेल को कॉपी कर लिया तो मैं तुम्हें मैजिकल एकेडमी भेजने के लिए खुद एडवाइस करूंगा। और इस बात को सुनकर तो एफ्टल काफी ज्यादा खुश हो चुका था। क्या सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना ही करना है? फ्रेजर अब आगे बढ़ता है, वो अपने मन में सोचता है, मुझे माफ करना छोटे भाई, अब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी स्पेल को यूज करने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा रेयर है, जिससे कि मैं तुम्हारी हेकड़ी को तोड़ सकूं। और ऐसा इसलिए था कि फ्रेजर बिल्कुल नहीं चाहता था कि एफ्टल एक ऐसी चीज के पीछे भागे जो कि उसे कभी मिल नहीं सकती। फ्रेजर आगे बढ़ता है और इनकार्नेशन करते हुए लेवल 2 का विंड मैजिक यूज करने का ट्राई करता है। वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है और आखिर में जाकर वो फाइनली लेवल 2 की विंड स्पेल को वहां पर परफॉर्म कर लेता है, जिसमें कि उसका पूरा का पूरा माना एप्रॉक्स खत्म हो चुका था। वो अपने मन में सोचता है अब एफ्टल कभी भी जिद नहीं करेगा कि उसे भी एक मेज बनना है, लेकिन एफ्टल को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो फ्रेजर को बोलता है, क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करना है? और वहाँ पर एफ्टल विदाउट एनी इनकार्नेशन का यूज करते हुए लेवल 4 की विंड स्पेल को वहाँ पर समन कर देता है। और जैसे ही फ्रेजर इस चीज को देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो चुका था। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि एक छोटा सा बच्चा इतनी खतरनाक सी स्पेल को यूज कर सकता है। क्या आखिरकार तुमने अभी किया क्या? क्या ये तो कुछ भी नहीं था, मुझे माफ करना फ्रेजर, मैंने गलती से लेवल 4 की विंड स्पेल का यूज कर दिया। क्या लेवल 4 की विंड स्पेल? आखिरकार कैसे? एफ्टल को लग रहा था कि उसने थोड़ी बहुत वीक स्पेल का यूज कर दिया है, लेकिन फ्रेजर तो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। उसके मन में काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। वो बारी बारी करके हर एक क्वेश्चन को एफ्टल से पूछना शुरू करता है, लेकिन तब एफ्टल उसे बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं लेवल 10 की स्पेल को भी यूज कर सकता हूँ। और जैसे ही फ्रेजर इस बात को सुनता है वो सच में ही अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो बोलता है, क्या लेवल 10 की? लेकिन ये तो एक फॉरबिडन जुत्सु है। और अब इतना कहने के बाद ही अब फ्रेजर बेहोश हो चुका था। एफ्टल को समझ नहीं आता कि आखिरकार इस वर्ल्ड में क्या चेंज हो चुका है, यहाँ तक कि उसने कभी भी इस वर्ल्ड में आज तक किसी को भी मैजिक यूज करते हुए देखा ही नहीं। लेकिन अब उसे फ्रेजर के रिएक्शन से साफ सीधा पता चुका है कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तक कि जब उसने पहली बार ड्रैगन को भी खत्म किया था तो नाइट्स भी ये बोल रहे थे कि जरूर ये कोई ना कोई मिरेकल होगा। आगे अब एफ्टल हिस्ट्री मैजिकल बुक को पढ़ना शुरू कर लेता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि पिछले 400 सालों में इस वर्ल्ड में मैजिक का लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है। यहाँ तक कि पुराने मीडियम लेवल के मैजिक को भी लोग इस दुनिया में काफी खतरनाक समझते हैं। इतने में ही फ्रेजर भी अचानक से जाग जाता है। वो जोर से बोलता है, आखिरकार एक छोटा बच्चा लेवल 10 की स्पेल को कैसे यूज कर सकता है? फ्रेजर, लगता है तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। एफ्टल बिल्कुल ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। वो उसे बोलता है, जब तुमने लेवल 2 की विंड स्पेल का यूज किया तो तुम्हारा माना बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से कि तुम चक्कर खा के नीचे गिर चुके थे। और यहाँ तक कि फ्रेजर भी अब उसकी इस बात को मान चुका था। आगे से अब एफ्टल डिसाइड करता है कि वो अपनी मैजिकल ट्रेनिंग सबसे छिपा कर ही करेगा। और इसके बाद से एफ्टल फ्रेजर के साथ ट्रेनिंग तो करता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे हारना शुरू करता है ताकि वो उसकी असली पावर को देख ना सके। और अब कुछ समय के बाद फाइनली एफ्टल 10 साल का हो चुका था। यहाँ तक कि उसके पास
पास तो काफी ज्यादा खतरनाक फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी आ चुके थे, वो काफी ज्यादा पावरफुल भी बन चुका था। लेकिन तभी फ्रेजर उसके पास आता है और वो उसे बोलता है, एफ्टल आज तुम्हारा एक एग्जाम होने वाला है। एग्जाम? लेकिन कैसा एग्जाम? लेकिन तभी एफ्टल के पीछे से एक बहुत बड़ा आदमी अब वहाँ पर आ चुका था। दरअसल उसका नाम मूर था और वो नाइट कमांडर था। यहाँ तक कि वो तो फ्रेजर का दोस्त भी था और यहाँ पर फ्रेजर ने ही उसे बुलाया था ताकि वो एफ्टल की ट्रेनिंग यहाँ पर कर सके। और जैसे ही एफ्टल मूर को देखता है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। लेकिन तभी वो उसे बोलता है, क्या यही वो बच्चा है? लेकिन ये तो काफी ज्यादा छोटा है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे हरा भी पाएगा। और इतना कहने के बाद ये उन दोनों में एक बहुत ही तगड़ी सी फाइट होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन एफ्टल को समझ आता कि आखिरकार वो इतने बड़े आदमी को कैसे हरा सकता है। यहाँ तक कि अब तो मोर एफ्टल पर एक एक करके अटैक करना शुरू करता है। अब एफ्टल के पास कोई भी डिफरेंट ऑप्शन नहीं बचता, उसके पास काफी ज्यादा कम फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। लेकिन वो अपने मन में सोचता है, मैं इसे बड़े ही इजीली मैजिक की हेल्प से हरा सकता हूँ। लेकिन ये करना यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले एफ्टल अपने ऊपर फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल को डाल देता है और अब वो मोर पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि मोर भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था, वो एफ्टल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। अच्छा फ्रेजर, ये बच्चा तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। यहाँ तक कि अब वो उसकी तारीफ करना शुरू कर लेता है। लेकिन एफ्टल को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आगे हम देखते हैं कि अब मोर फाइनली काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो उस पर अब एक के बाद एक करके अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है, बच्चे जितनी तेरे पास अभी पावर है उससे तू मुझे कभी भी हरा नहीं सकता। लेकिन तभी एफ्टल उसके पास जाता है और उसे एक जोर का धोबी पर चाड़ मारकर उसे फाइनली खत्म कर देता है। इसके बाद अब वो दोनों ही एफ्टल की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। उन लोगों को लगता है कि अब एफ्टल फाइनली एंट्रेंस एग्जाम में जाने के लिए और मिलिट्री स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। बाद में जाकर फ्रेजर एफ्टल को बताता है कि जो मोर है वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं बल्कि मिलिट्री स्कूल का हेड भी है। और यहाँ तक कि अब तो एफ्टल मिलिट्री स्कूल में जाने के लिए एकदम रेडी हो चुका है। कुछ सालों के बाद अब फाइनली एफ्टल 14 साल का हो चुका था। लेकिन तभी हम फ्रेजर को देखते हैं, वो उसकी मॉम से पूछता है, आखिरकार एफ्टल कहाँ है? हो सकता है कि वो भी जंगल में हो। और वहीं हम एफ्टल को देखते हैं जो कि अब 14 साल का हो चुका था और वो जंगल में रहकर लेवल 10 के मैजिक स्पेल को यूज करना सीख रहा था। इतने में हम देखते हैं कि फ्रेजर भी दौड़ते दौड़ते अब वहाँ पर आ चुका था। वो उसे बोलता है, एफ्टल तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? इसके बाद अब वो दोनों ही अपने घर जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोगों को पता चलता है कि जो एफ्टल है वो 14 साल का हो चुका है और अब वो थोड़े दिनों के अंदर ही 15 साल का हो जाएगा। और जब वो 15 साल का होगा तो उसे मिलिट्री स्कूल को ज्वाइन करना होगा। लेकिन एफ्टल का तो कुछ और ही प्लान था। वो डिसाइड करता है कि जैसे वो 15 साल का हो जाएगा वो अपने घर को छोड़ देगा और सीधा ही मैजिकल एकेडमी में ज्वाइन कर देगा। फ्रेजर एफ्टल को बताता है कि अब उसके फादर ने उसे एक्नॉलेज कर दिया है और वो उसे कल मिलना चाहते हैं। और इस बात को सुनकर तो वो दोनों ही जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन एफ्टल को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और अब एफ्टल अगले दिन ही अपने फादर से मिलने के लिए यानी कि ड्यूक ऑर्का से मिलने के लिए सीधा ही उसके कैसल की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन जब ड्यूक ऑर्का एफ्टल को देखता है तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वो तो उसे अपना बेटा समझता ही नहीं। मेरा नाम एफ्टल है और मैं आपका बेटा हूँ, तो मुझे फादर नहीं बल्कि ड्यूक ऑर्का बुलाओ। क्या तुम्हें समझ आता कि तुम लाइट एम्परर के वंशज हो और फिर भी तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं। और तभी एफ्टल भी ड्यूक ऑर्का के पीछे अपनी ही पुरानी फोटो देखता है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि जो उसका फादर है वो तो उसी का वंशज है। मैंने सुना है कि तुम्हें मिलिट्री स्कूल से इनविटेशन मिला है। ये तो काफी अच्छी बात है। क्या मेरे फादर मेरे लिए खुश है? लेकिन तभी ड्यूक उसे बोलता है, मैं खुश इसीलिए हूँ क्योंकि अब मुझे तुम्हारे खाने और रहने के पैसे नहीं देने हो गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे जियो या फिर मरो, बस मेरी फैमिली का नाम मिट्टी में मत मिलाना। हाँ, ये बंदा तो बहुत घटिया है। लेकिन तभी ड्यूक अपने बड़े बेटे को बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को चेक करो, मुझे इस कुत्ते को मारना होगा फादर। और बाकी के सभी लोग अब इस बात से काफी ज्यादा घबरा चुके थे। आगे अब एफ्टल और जो बैटल करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन सबसे पहले फ्रेजर एफ्टल के पास जाता है और वो उसे बोलता है, देखो एफ्टल, चाहे कुछ भी हो जाए जो के पास मत जाना क्योंकि वो एक टॉप स्वॉर्ड मास्टर है और यहाँ तक कि उसके पास काफी खतरनाक सी पावर भी है और गलती से भी तुम हारने लग जाओ तो जल्दी से सरेंडर कर देना। यहाँ तक कि जो तो एफ्टल को मारने के लिए और उसे खत्म करने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हो रहा था। और वहीं दूर से ड्यूक ऑर्का और एफ्टल की मदर उसकी बैटल को देख रही थी। वो दोनों ही सबसे पहले एरिना में आते हैं जहाँ पर कि जो एफ्टल को देखकर ही काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले उसकी ओर एक स्वॉर्ड को फेंकता है
और जैसे ही एफ्टल उस चीज को पकड़ता है वो अपने मन में बोलता है, क्या ये तो काफी ज्यादा हैवी है। और बाद में जाकर अब जो उसे बोलना शुरू करता है, ये स्वॉर्ड हार्ड वुड की बनी है और ये किसी को भी मारने के लिए काफी है। तो शायद से तुम इसका मतलब समझ चुके होगे। लेकिन इसका मतलब क्या है? जिस चीज को देख कर कि जो को और भी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो चुका था, वो सभी के सामने बोलना शुरू करता है, मैं इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मेरा एक ही मकसद है कि सबसे पहले मैं तुझे खत्म करूंगा और उसके बाद तेरी मैजिकलेस मदर को। तुम दोनों ने हमारी फैमिली को पहले ही काफी ज्यादा डिस्ग्रेस फील करवा दिया है, लेकिन अब और नहीं, मैं आज ही तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और यहाँ तक कि जो तो और भी ज्यादा ट्रैश टॉक करना शुरू करता है। यहाँ तक कि एफ्टल को अब उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आना भी शुरू हो चुका था। वो अपने मन में बोलता है, क्या आखिरकार ये कैसे हो सकता है? और यहाँ तक कि जो तो और भी ज्यादा हद को पार कर लेता है। वो एफ्टल की मॉम के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलना शुरू हो चुका था, लेकिन तभी एफ्टल अपने मन में बोलता है, आखिरकार कैसे ये दोनों मेरे वंशज हो सकते हैं। यहाँ तक कि एफ्टल को तो सच में ही काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो जो की ओर आगे बढ़ता है और अब उस पर बिना रुके अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जो लास्ट में जाकर उसके अटैक को ब्लॉक भी कर देता है। लेकिन तभी एफ्टल गुस्से में आकर अपनी फिजिकल एनहांसमेंट एबिलिटी का यूज करके फाइनली लास्ट में जाकर जो के मुंह को ही तोड़ देता है। यहाँ तक कि सभी के सभी लोग एफ्टल के इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यहाँ तक कि ड्यूक और का भी उसके इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। इतने में हम देखते हैं कि एफ्टल अब बोलता है, अगर तूने कभी भी मेरी मॉम की इंसल्ट की तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और यहाँ तक कि ड्यूक और का की तो ये चीज देखकर ही एकदम फटकर चार हो चुकी थी। मिलिट्री स्कूल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अब इतना कहने के बाद अब वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। रात के समय जब वो लोग आराम से डिनर कर रहे थे, तभी उन लोगों को अचानक से दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई देती है। और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है, वहाँ पर वो देखती है कि फ्रेजर और मोर तो वहाँ पर आ रखी है और फ्रेजर की गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है। और वहीं हम पास्ट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर कि फ्रेजर अपनी पूरी की पूरी आर्मी को बोलना शुरू करता है, हॉली नाइट और अजूल आर्मी आज हमारे किंगडम में नहीं है, इसलिए हमारी यानी कि रॉयल गार्ड की ड्यूटी बनती है कि आज हम लोग पूरे के पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करें। लेकिन तभी मोर फ्रेजर के कान में बोलता है, क्या आपने भी वो न्यूज सुनी कि आज हमारे प्रिंस को मारने के लिए कुछ असैसिनेशन वाले आने वाले हैं? हाँ, मैंने इस बात को सुना है। यहाँ तक कि वो लोग तो शुरुआत से ही इसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे और इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक मैसेंजर वहाँ पर आता है और वो फ्रेजर को बोलता है, मालिक बारबेरियन लोग हमारे किंगडम में आ चुके हैं। और फ्रेजर का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके प्रिंस की जान बचानी होगी, इसीलिए उसे कोई और प्लेस नहीं मिला और इसलिए वो प्रिंस को लेकर यहाँ पर आ चुका था। दरअसल अजूल के दो बेटे थे और इस वक्त पर जो सेकंड सन है वो किंग है और जो फर्स्ट सन है वो क्राउन प्रिंस है, यानी कि कोई और नहीं बल्कि एफ्टल का फादर। और अब वो सभी के सभी इस बात को डिस्कस करना शुरू करते हैं कि आखिरकार कौन उस बच्ची की जान के पीछे पड़ा है। लास्ट में जाकर अब फ्रेजर उन लोगों को बोलता है, अगर गलती से भी प्रिंस की जान चली गई तो हमारे फादर को ही स्टेटस और पावर मिलेगा, यानी कि ड्यूक और का ही उस बच्चे की जान के पीछे पड़ा था। और अब उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके उस प्रिंस की जान बचानी होगी। और अब इतना कहने के बाद फ्रेजर और मोर वहाँ से जाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एफ्टल भी अब वहाँ पीछे से आ चुका था। वो अपनी मॉम को बोलता है, मॉम मुझे माफ करना, लेकिन मुझे भी इन लोगों के साथ जाना होगा। यहाँ तक कि मोर तो इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो लोग प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो लोग प्लान बायोम में गुजरेंगे और आखिर में जाकर वो लोग बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। आगे वो लोग जंगल की जर्नी को आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके प्रिंस को लेकर बॉर्डर तक पहुंचना था। वो प्लान बायोम को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी एफ्टल फ्रेजर को बोलता है, मुझे जंगल में कुछ तो अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई एनिमल है ही नहीं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो लोग आगे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को एकदम अजीब अजीब सी वॉइस आना शुरू हो चुकी थी और अब उन लोगों को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार उन लोगों को क्या करना होगा। इसीलिए वो दौड़ दौड़ कर जल्दी से उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी दूर से वो देखते हैं कि ड्यूक और का तो पहले ही उन लोगों के लिए ट्रैप सेट कर लिया है। अब उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि उनके सामने ड्यूक और का की पूरी मेज डिवीजन और आर्मी तैनात थी। उन लोगों का एक मकसद था कि उन लोगों को कैसे बिगड़ के प्रिंस को खत्म करना था। यहाँ तक कि अब वो लोग कुछ भी सोच नहीं पाते कि आखिरकार उन लोगों को क्या करना चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों को वापस से रिट्रीट होना होगा, लेकिन जैसे ही वो लोग अपने पीछे देखते हैं
वो लोग देखते हैं कि जंगल में तो आग लग चुकी है और ये किसी और ने नहीं बल्कि ड्यूक ऑर्का की आर्मी ने ही करवाया है। और अब ना ही तो वो लोग आगे जा सकते हैं और ना ही तो वो लोग पीछे जा सकते हैं, यानी कि अब वो लोग यहीं पर फंस चुके थे। लगता है मुझे फादर से अकेले में जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फादर इतने बुरे आदमी भी नहीं। और इतने में हम देखते हैं कि अब फ्रेजर आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो ड्यूक ऑर्का को बोलता है, फादर मैं अनआर्म्ड हूँ और मैं यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मास्टर आखिरकार हम लोगों को क्या करना चाहिए? मेरा खून मुझसे बातें करने के लिए खुद आया है, इसलिए मैं भी वहाँ पर खुद ही जाऊंगा। हम देखते हैं कि अब ड्यूक ऑर्का भी अब फ्रेजर से बातचीत करने के लिए आगे आगे बढ़ना शुरू करता है। फ्रेजर आगे जाता है और अपने फादर को पूरे के पूरे मैटर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्यूक ऑर्का फ्रेजर पर ही बहुत ही खतरनाक वाला अटैक कर देते हैं और यहाँ तक कि फ्रेजर ही एकदम बेहोश हो चुका था। यहाँ तक कि अब उन लोगों को समझ आया कि आखिरकार उन लोगों को आगे क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि अब ड्यूक ऑर्का अपनी पूरी की पूरी मेजिस की आर्मी को उसे खत्म करने का ऑर्डर दे देते हैं। वो सभी के सभी लोग साथ मिलकर मैजिक का यूज करने का ट्राई करते हैं और वो सभी के सभी लोग अकेले फ्रेजर पर लेवल 6 की लाइटनिंग स्पेल का यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से कि अब लास्ट में जाकर फ्रेजर खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि एफ्टल तो इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मोर उसे ऐसा करने से साफ साफ बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि अब एफ्टल अपने भाई की मौत के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। उसे अब कोई भी समझ आता कि आखिरकार उसे आगे क्या करना चाहिए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा भाई तो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की जान बचाना चाहता था। उसे अपने भाई के साथ बिताया गया हर एक पल याद आता है। उसे अब समझ आता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। यहाँ तक कि एफ्टल और मोर तो अब काफी ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। अब एफ्टल धीरे धीरे काफी ज्यादा सीरियस होना शुरू हो चुका था। वो अपने मन में बोलता है, अब मैं इन लोगों को सिखाऊंगा कि आखिरकार रियल मैजिक किसे कहते हैं। और अब इतना कहने के बाद वो अकेले ही आगे बढ़ना शुरू करता है। यहाँ तक कि अब तो एफ्टल काफी ज्यादा सीरियस मूड में आ चुका था। सबसे पहले वो लेवल 9 की साइक्लॉप्स यानी कि फ्रोजन स्पेल का यूज करता है, जिससे कि वहाँ की पूरी चीजें ही फ्रोज होना स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि ये स्पेल तो एकदम फॉरबिडन होती है। सभी के सभी लोग उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को समझ आता कि आखिरकार एक अकेला ह्यूमन इस स्पेल को कैसे कास्ट कर सकता है। एफ्टल अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके उन सभी के सभी लोगों को मारना था। वो अपने मन में बोलता है, मेरी स्पेशलिटी लाइटनिंग मैजिक है, लेकिन तुम्हारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरा वाटर मैजिक ही काफी है। अब मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि आखिरकार असली फाइट किसे कहते हैं। यहाँ तक कि अब एफ्टल तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, लेकिन ड्यूक ऑर्का तभी अपने सभी के सभी मेज आर्मी को बोल देता है, गधो तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उस पर अटैक करो। उसकी पूरी की पूरी मेज की आर्मी अपनी फुल माना का यूज करती है और आखिर में जाकर एफ्टल पर अकेले ही लेवल 6 की फायर एरो से अटैक कर देती है। उन लोगों को लग रहा था कि अब एफ्टल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने उस पर एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हाई लेवल की स्पेल यानी कि लेवल 6 की स्पेल का यूज कर दिया था। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, वो लोग देखते हैं कि एफ्टल ने तो वहाँ पर एक मैजिकल बैरियर को कास्ट कर दिया है। एफ्टल उन लोगों को बोलना शुरू करता है, क्या तुम लोगों को इसके बारे में नहीं पता, ये मैजिकल बैरियर है। यहाँ तक कि सभी के सभी लोग इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल समझ आता कि आखिरकार एफ्टल अभी तक जिंदा कैसे है। यहाँ तक कि ड्यूक ऑर्का तो अब और भी काफी गुस्से में आ चुका था। वो अपनी पूरी की पूरी मेज आर्मी को बोलता है, इस बच्चे पर अपने सबसे घातक हमले का इस्तेमाल करो। और अब देखते ही देखते वो सभी के सभी लोग उस पर मिलजुल कर लेवल 6 की लाइटनिंग स्पेल का कास्ट कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एफ्टल तो बड़े ही आराम से लेवल 7 के मैजिक गार्ड को वहाँ पर समन कर देता है, जिससे कि उसे कुछ भी नहीं होता। सभी के सभी लोग एफ्टल की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आखिरकार कोई ह्यूमन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उन लोगों को लग रहा था कि जो एफ्टल है वो जरूर कोई ना कोई मॉन्स्टर होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एफ्टल काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। सबसे पहले वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है और बारी बारी करके हर एक मेजेस पर स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है। मुझे स्वॉर्ड यूज करना काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि एफ्टल तो बड़े ही ब्रूटली सभी लोगों को बारी बारी करके मारना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उससे अपनी जान की भीख भी मांगते हैं। लेकिन अब एफ्टल सच में ही काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था।
इसलिए वो बारी बारी करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और अब सभी के सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एफ्टल अपनी सबसे खतरनाक और अपनी सबसे पावरफुल स्पेल को अब वहाँ पर समन कर देता है। आसमान के पूरे बादल इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। क्या ये बच्चा वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है? अबे गधों, मैं वेदर को नहीं बल्कि पूरी की पूरी थंडर को ही कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब इतना कहने के बाद एफ्टल लेवल 10 की लाइटनिंग स्पेल को वहाँ पर कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से कि वहाँ पर मौजूद हर एक मेज, हर एक इंसान अब खत्म हो चुका था। लेकिन एफ्टल जानबूझकर ही अपने पिता और अपने बड़े भाई को वहाँ पर बचा कर रख देता है। यहाँ से हमें जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एफ्टल अपने बड़े भाई पर इलेक्ट्रिक मैजिक का यूज करके उसे बेहोश कर लेता है और अब वो फाइनली अपने फादर के पास जाता है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारे ऊपर असैसिनेशन का चार्ज लग जाएगा और लोग तुम्हें देशद्रोही समझेंगे। एफ्टल सबसे पहले उसे भी बेहोश कर देता है। आखिरकार कोई अपने बेटे को कैसे मार सकता है? और बाद में जाकर ड्यूक ऑर्का और उसके बड़े बेटे यानी कि जो को पूरी की पूरी पब्लिक के सामने एग्जीक्यूट करवाया जाता है। और तभी हम लोग अब फ्रेजर को भी देखते हैं, जो कि फाइनली वापस से जिंदा हो चुका था। एफ्टल दौड़ते दौड़ते उसके पास आता है। इतने में ही फ्रेजर उसे बोलता है, लगता है मेरे पास मेरे पूर्वज का नेकलेस था और इसी की हेल्प से मैं आज जिंदा हूँ। फ्रेजर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंदा रहने के लिए। और अब जब ड्यूक ऑर्का की मौत हो चुकी है तो फ्रेजर ही पूरे के पूरे हाउस होल्ड को संभालता है। एफ्टल मोर और फ्रेजर के सामने अपनी पूरी की पूरी स्पेल को कास्ट करना शुरू करता है। वो लोगों को अपनी दो स्पेल, लेवल 7 की फायर स्पेल और लेवल 7 की इविल स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो लोग तो इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे कि कोई ह्यूमन एक ही टाइम पर दो स्पेल को भी यूज कर सकता है। क्या तुम्हारे पास इतनी पावर है? हाँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारा जरूर कोई सीक्रेट होगा। लेकिन तभी एफ्टल अपने मन में बोलता है, मैं लोगों को बता भी नहीं सकता कि मैं यहाँ पर इनकारनेट हुआ हूँ। और वो लोग फैसला करते हैं कि वो एफ्टल की इस पावर को लोगों से सीक्रेट ही रखेंगे। एफ्टल, तुम्हारे पास इतनी पावर है, आखिरकार तुम्हारा फ्यूचर एम क्या है? मैं बस मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करूंगा। सो गाइज, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और अगर तुम्हें इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को हाइप कर दो और जैसे ही इस वीडियो पर 100 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे मैं इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। और हाँ यार, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।